नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रभुदान चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन क्या बोलते हैं उसको, स्वर के ऊपर व्यवस्थित चर्चा कर चुके थे। उसके बाद में उसका वर्गीकरण भी हमने कर दिया था। कौन से स्वर कितने भागों में बांटे गए हैं, उच्चारण के आधार पे या मुखाकृति के आधार पे, ओष्ठाकृति के आधार पे, नासिक के व्यंजन स्वर वगैरह जितने प्रकार थे, 5 प्रकार हम पढ़ चुके थे अच्छे से। आज हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं, व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण करेंगे। व्यंजन ध्वनियों को कितने भागों में बांटा जाता है। विशेष तौर पे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्यंजन कहते किसे। मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि व्यंजन वे ध्वनियां होती है जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है, या दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि वे वर्ण जो परतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? परतंत्र। परतंत्र का मतलब होता है दूसरों की सहायता के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। परतंत्र का मतलब गुलाम भी होता है। तो अपने को ये ध्यान रखना। और तीसरी हम परिभाषा ये लिख सकते हैं कि फेफड़ों द्वारा छोड़ी जाने वाली हवा जो है, वायु जो है, मुख विवर के किसी अवयव को स्पर्श करते हुए निकलती है तो वो हमारी व्यंजन ध्वनियां होती है। ये हम व्यवस्थित चर्चा अपन पहले कर चुके। आज इसका वर्गीकरण करके देख लेते हैं। वैसे आपको मैंने बता रखा है, अगर पूछे कि व्यंजन होते कितने हैं, तो अगर पूछे कि सीधे आपको पूछे व्यंजन कितने होते हैं तो आपको कितने बताने हैं? 33। समझ में आया ना? 33 ही होते हैं। अब कोई मतलब कोई ने बहुत सारी गाइडों में, बहुत सारी पुस्तकों में आपको 35 लिखे हुए मिलेंगे, 35। अब वो 35 कैसे होते हैं? 33 तो आपको पता है, व्यवस्थित बता रखा है। 2 इसमें और जोड़ दिए जाते हैं। कौन से? अड अड। ये जो 2 है ये भी इसके साथ में काउंट कर दिए जाते हैं, इसीलिए इनको 35 गिना जाता है। तो ये विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान देना। व्यंजनों का वर्गीकरण हम सामान्यतः 2 प्रकार से करेंगे। एक होता है उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। और दूसरा होता है प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण के आधार पर अगर पूछे कि व्यंजन के भेद होते हैं तो भेद कितने होते हैं? 11। विशेष तौर पे ध्यान रखना। पूछे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद कितने होते हैं तो हमें कितने बताने हैं? 11 बताने हैं। और अगर पूछे कि उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है तो पहली प्रायिकता अपने को 8 देनी है। कितनी? 8। और सेकंड प्रायिकता 7। विशेष तौर पे ध्यान रखना, अगर दोनों ऑप्शन में भी होना तो अपने को सबसे पहले तो 8 ही करना है। पूछे व्यंजन को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है तो 8 ही बताना है। 8 ऑप्शन में ही नहीं है तो हमें 7 के ऊपर राइट करना है। बात करें प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजन 2 प्रकार के होते। एक होता है आभ्यंतर। क्या होता है? आभ्यंतर। और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। भाई हमने कितने भागों में बांटा है? व्यंजन को 2 भागों में बांटा है। एक होता है उच्चारण के आधार पर, दूसरा होता है प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण के आधार पर पूछे कि व्यंजन के भेद होते हैं तो हमें बताना है 11। और पूछे उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है तो सबसे पहले तो हमें बताना है 8। और 8 अगर ऑप्शन में भी ना हो तो हमें बताना है 7। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आभ्यंतर, दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। ये विशेषकर आपको समझने वाली बात है, समझ लेना। अब हम बात करते हैं कि उच्चारण आधार पर जो इसका वर्गीकरण किया जाता है, कैसे वर्गीकरण किया जाता है। जैसे संस्कृत में सूत्र याद करवा देते हैं, अकुह विसर्जनिया नाम, तो उसमें क वर्ग ट वर्ग, तो इस प्रकार से वो सूत्र याद ना होते हैं, हम भूल जाते हैं, सूत्र थोड़े बड़े भी हो जाते हैं। तो अपने को तो सिंपल बात याद रखनी है। उच्चारण के आधार पर देखें तो सबसे पहले अ या आ, सब कोई बोलते हैं, सबको पता है अ या आ से ही शुरू होती है वर्णमाला। इसके बाद में क वर्ग, क वर्ग के बाद में ह, और ह के बाद में ये जो बिंदी दिख रही है इसको विसर्ग कहते हैं। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? वो होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। अ आ क वर्ग ह और विसर्ग, इनका उच्चारण क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है। आ गया तो अब क्या आएगा? ई। भाई इस प्रकार से टेबल बनानी है। सबसे पहले ऊपर लिखा अ आ ई ई। अब ये अपन कंटिन्यू तो पढ़ रहे हैं। इसके बाद में मैंने लिख लिया क, तो यहां क्या लिखूंगा? च। ये इस प्रकार टेबल बनानी अपने को, थोड़ा विशेष तौर ध्यान देने वाली बात है ना।
तो अ आ के बाद में हम देखते हैं ई या ई, च वर्ग, य और श सलगम वाला, इनका जो उच्चारण स्थान है ये क्या है? तालु। क्या होता है? तालु। विशेष तौर पे ध्यान रखना। अब इसके बाद में हम बात करते अ आ ई ऊ को एक बार के लिए थोड़ी देर छोड़ देना, भूल जाओ कि ऊ बीच में आता ही नहीं है। यहां पर अपने को ऊ आता है ना, ऊ, इसको एक बार भूल जाओ और इसके स्थान पे सबसे पहले लिखना है री। क्या लिखना है? री। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। जब री च आ गया, च के बाद ट वर्ग के बाद में र और श षटकोण वाला, ये जो है ये ध्यान आपको ये रखना है। ये जो होते हैं ना, ये य है, श है, र है, श है, ह है, विसर्ग है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी तो आराम से याद हो जाएंगे, अपन कोशिश भी करेंगे ना। आ तो ये कंठ से ही आ रही है। ई तो हमारी ये जो ई बोलते हैं तो कहाँ हमारा जो जीभ है स्पर्श करती है? तालु को स्पर्श करती है। सिंपल सी बात है, सब कोई बोल के पता लगा सकते हैं। ध्यान इसका रखना है। ह, विसर्ग, य, श, र, श, इनका ऊपर विशेष ध्यान देने वाली बात है। एक री, ट वर्ग, र और श षटकोण वाला, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है मृदा। क्या होती है? मृदा। ध्यान रखना, मृदा ऑप्शन में ना हो तो जिह्वा हो तो जिह्वा भी कर लेना। जिह्वा या कहो या ये कहो एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। ध्यान रखना, ज्यादातर अपने को एग्जामों में मृदा ही लिखा हुआ मिलता है, तो हमें ये थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान देना है। बात करें ट वर्ग की, ट वर्ग, ल और श षडक वाला, इनकी बात करें तो इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। क्या होता है? दंत। विशेष तौर पे ध्यान रखना। ऊ अब वापस ऊ को देखना है। ऊ और प वर्ग, ऊ और प वर्ग जब भी बोलते हैं ना ऊ तो अपने ओठ कैसे हो जाते हैं? देखो ना, ओठ ही घूम रहे हैं, है ना। प, फ, ब, भ, म, क्या इसका उच्चारण आप दोनों ओठों को स्पर्श किए बिना कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते भाई, कोई कितनी कोशिश कर ले। ऊ का उच्चारण करते समय ओठ अगर व्रत में ना आए ना तो आप उच्चारण ही नहीं कर सकते हो। तो इनका खुद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल करके देखो कि भाई हम देखते हैं त, थ, द, न, हमारी जिह्वा दांतों को ही स्पर्श करती है। इसके अलावा आप कोशिश करके देख लेना, इसका शुद्ध उच्चारण हो ही नहीं पाता है। तो ये खुद प्रैक्टिकल करके भी आराम से ठंडे माइंड से अगर दो ना, तो अगर इस यहाँ से सवाल पूछेंगे ना तो अपन आराम से कर सकते हैं, है ना। च, छ, ज, झ, अण जब भी बोलते हैं तो जिह्वा बार बार हमारे ऊपर जो है ये दांतों के पीछे वाले भाग को स्पर्श करती है। आप देखो च, छ, ज, झ, अण, तो ये विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो ये हो गया ऊ प वर्ग बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। बात करें पंचम वर्ण, पंचम वर्ण आपको पता है कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पांचवां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवां वर्ण। जैसे क, ख, ग, ङ, अड़ बोलते हैं ना, अड़, है ना, अड़ बोलो, ज्ञ बोलो, अण बोलो। जैसे अड़, ज्ञ, अण, न और म, इनका जब भी उच्चारण किया जाएगा तो वो हमारे नाक से ही ध्वनि आती है। आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। ण, ज्ञ, अण, न, म, नाक से, नाक में कंपन होता है, इसीलिए ही तो इसको नासिकीय व्यंजन कहते हैं। विशेष तौर पे ध्यान देना। अब यहाँ पर जो संधि अक्षर होते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता रखे हैं। संधि अक्षर, संधि अक्षर पे विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है संधि अक्षर। संधि अक्षर मतलब संधि करके बने हुए हैं। क्या? संधि करके। जैसे आप देखते हो ए और आई, क्या है? ए, आई। अब इनका उच्चारण स्थान दो दो होंगे। जैसे कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु। अब इनका उच्चारण दो दो से क्यों हो रहे हैं? जैसे अ का जो ए है, इनका आप संधि करोगे तो क्या बनेगी? आप खुद ही देख जब अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आती है तो किसका निर्माण होता है? ए का निर्माण होता है। पता है ना, कल इससे पहले वाले वीडियो में तो बताया है। तो जब देखो अ का और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, कंठ है ना, और ई का तालु। तो इन दोनों को मिला करके ही तो क्या बनता है? कंठ तालु। इसको संधि अक्षर कहते हैं। हमें विशेष तौर पे इसके ऊपर ध्यान देना है। बात करें ओ औ तो इसका हो जाएगा कंठ ओष्ठ।
ध्यान रखना, विशेष तौर पे ये संधि का भी विशेष और शब्द शुद्धि का भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, इन दोनों से मिलकर के ओ और औ, ओ औ, जब आप ओ बोलते हो, ओ किस मतलब संधि करोगे तो क्या होगा, अ या आ के बाद में उ या उ जुड़ते हैं, उ उ, किस कौन सा वर्ग है, कौन सा वर्ग है, ओष्ठ है ना। अरे भाई अभी तो बताया है ना मैंने, उ या उ जब बोलते हैं तो हमारी होठों की आकृति चेंज हो जाती है, वृत्ताकार में आ जाते हैं, इसीलिए को तो इसको ओष्ठ वर्ण कहते हैं। तो उ या उ और अ ये दोनों जब मिलते हैं तो एक तो हो जाता है कंठ और दूसरा हो जाता है ओष्ठ, इसीलिए दोनों को मिला करके कंठोष्ठ कहते हैं। विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है, ओ औ इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। बात करें व, क्या व, जब भी व का उच्चारण करो, खुद करो ना एक बार, करो देखे, करो करो एक बार, मैं भी देख रहा हूं आपको कौन कौन कर रहा है। व बोलते हैं ना तो अपना एक तो होठ भी वृत्ताकार में और दूसरा जीभ है वो दांतों को भी स्पर्श करती है, नहीं कर रही है क्या, अरे करो ना, खुद उच्चारण करोगे तभी सीखोगे, वरना नहीं सीख पाओगे, ऐसे सुनने से कोई नहीं सीखता है। खुद उच्चारण करो एक बार, बोलो वह बोलोगे तो होठों की आकृति भी बन रही है और जीभ है ये हमारे दांतों को भी स्पर्श कर रही है, इसीलिए इसको दंतोष्ठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दंतोष्ठ। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। खुद प्रैक्टिकल साथ साथ में किया करो, इससे अच्छा समझ में कुछ ना आएगा, ध्यान रखना। बात करें र न ल श ज, अब यहां विशेष तौर पे ध्यान रखना, मैंने कौन कौन से वर्ण लिखे, एक र, एक न, एक ल, एक श और एक ज। ये जो मैंने आपके सामने 5 वर्ण लिखे, आप देख लो इसको एक बार अच्छे से। इनको मसूड़ीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मसूड़ीय व्यंजन। ध्यान रखना, मसूड़ीय व्यंजन अगर ऑप्शन में ना हो तो क्या होगा, वत्सरीय ऑप्शन होगा। क्या होगा, वत्सरीय। वत्सरीय नहीं होगा तो मसूड़ा होगा। इन 5 वर्णों का उच्चारण वर्चस्य या फिर मसूड़ा, इन दोनों से होता है, ध्यान देने वाली बात है। बात करें ह की, किसकी, ह की, तो ह का जो है इसको कांकलीय कहते हैं, कांकलीय वर्ण कहते हैं। कौन सा, काकलीय नहीं, कांकलीय। कौन सा, कांकलीय। ध्यान रखना, कांकलीय ऑप्शन में ना हो तो अली जिह्वा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अली जिह्वा। तो ये विशेष तौर पे हमने बात की। अभी जैसे मैंने बताया भेद 8 होते हैं, कितने होते हैं, 8। तो ये जो आप ये भेद 8 देख रहे हो ना, ये वाले लास्ट में दंत कंठोष्ठ तक, ये तो इसके भेद होते हैं, विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली बात है। अब इसके बाद में 9, 10, 11, क्या ये उच्चारण स्थान 2-2 नहीं है। अभी हम पढ़ के आए हैं, ये इनका उच्चारण स्थान 2-2 नहीं है, र न ल श ज। क्या ये एक तो अपने वर्ग में नहीं आ रहे हैं, आ रहे, बिल्कुल आ रहे, और एक इनका उच्चारण स्थान अलग भी है। इसके अलावा ह भी हमने देखा है, वह भी हमने देखा है, तो इनका उच्चारण स्थान 2-2 माने जाते हैं। कितने, 2-2। ये जो 3 अंतिम हैं, इनके उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो 2-2 माने जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, इनकी संख्या पूछे तो 11 होती है, परंतु अगर पूछे कि इनके भेद कितने होते हैं तो अपने को पहली प्रायिकता कितनी देनी है, 8। और अगर 8 ऑप्शन में ना हो तो हमें क्या देना है, 7। समझ में आया होगा, अच्छी मेहनत की है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं आगे। एक होता है नुक्ता, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। क्या होता है, नुक्ता, नुक्ति नहीं, खाने वाली नुक्ति नहीं, नुक्ता। क्या होता है, नुक्ता। नुक्ता हमेशा फारसी शब्दों के साथ में जुड़ता है। कौन से, फारसी भाषा के शब्द होते हैं उनके साथ में जुड़ता है। तो अभी आप कहोगे कि सर फारसी भाषा के साथ में जुड़ता है तो हिंदी भी तो फारसी भाषा का ही शब्द है, हिंदी के साथ में तो नुक्ता नहीं जुड़ता है। हिंदी के साथ में नहीं जुड़ता है। मात्र 5 व्यंजन ऐसे होते हैं जिनके साथ में ही नुक्ता जुड़ता है, इसके अलावा किसी भी व्यंजन के साथ में नुक्ता नहीं जोड़ा जाता है विशेष तौर पर। ऐसे तो फारसी के बहुत सारे शब्द किस किस के साथ में जोड़ेंगे, तो अपने कितने 5 व्यंजन ऐसे होते हैं जिनके साथ में नुक्ता जोड़ा जाता है। अब सर नुक्ता होता क्या है, किसी, आप देखो जैसे मैंने ये लिखा क, क्या लिखा है, क, इसके जस्ट नीचे यहां मैं बिंदी लगा दूंगा। ये जो बिंदी आपको छोटी सी लगी हुई दिख रही है व्यंजन के जस्ट नीचे, इसी को नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। तो किस किस के साथ में लगेगी, क के साथ में लगेगी, ख के साथ में लगेगी,
ग के साथ में लगेगी। ये तीन व्यंजन तो क वर्ग के हैं। कौन से? क वर्ग के। क ख ग, इन तीनों के नीचे बिंदी लगेगी, उसी को नुक्ता कहते हैं। तीन तो ये हो गया। एक आ जाएगा च वर्ग में। च वर्ग में कौन सा? ज। ज के नीचे बिंदी लगेगी, वो भी नुक्ता की श्रेणी में आएगी। चार। और पांचवा आ जाता है प वर्ग में। प वर्ग में कौन सा व्यंजन? फ। कौन सा? फ। तो इनके साथ में भी नीचे बिंदी लगेगी, ये भी नुक्ता कहलाती है। पांच व्यंजन अपने को याद रखने हैं। कितने? पांच। पांच व्यंजन के साथ में नुक्ता जोड़ता है क ख ग ज और फ। क ख ग ज और फ, इनके साथ में नुक्ता जोड़ा जाता है। बात करें प्रयत्न, ये तो था हमारे उच्चारण आधार पर। दूसरा जो इसका भेद होता है अभ्यंतर। क्या होता है? अभ्यंतर। इनके आधार पर जो प्रयत्न के आधार पर हम देखते हैं तो इसके दो भेद होते हैं। एक होता है आभ्यंतर और दूसरा होता है बाह्यंतर, या बाह्य विव्यंजन कहते हैं इसको। बाह्यंतर या आभ्यंतर भी कहते हैं, विशेष तौर पे ध्यान रखना। आभ्यंतर जो होते हैं ये होते हैं 8। इसके भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहले आता है स्पर्शी व्यंजन। कौन सा? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की संख्या होती है 16। कितनी? 16। तो सर 16 कौन कौन से स्पर्शी होते हैं? देखो, एक आता है क वर्ग। कौन सा? क वर्ग। क के बाद में च वर्ग को छोड़ देना है। क्या करना है? च वर्ग को छोड़ देना है। क वर्ग च वर्ग को छोड़ दिया तो फिर क्या आता है? ट वर्ग। ट वर्ग के बाद में क्या आता है? त वर्ग। त वर्ग के बाद में क्या आता है? प वर्ग। क वर्ग च वर्ग को साथ में काउंट नहीं करना है। फिर आता है ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन चारों वर्गों के प्रथम 4 व्यंजन, प्रथम 4 व्यंजन कौन कौन से? क वर्ग के प्रथम 4, ट वर्ग के प्रथम 4, त वर्ग के प्रथम 4, प वर्ग के प्रथम 4। 4 काउंट करते तो कितना होता है? 16। ये 16 जो होते हैं ये होते हैं स्पर्शी। क्या होते हैं? स्पर्शी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें च वर्ग को शामिल नहीं करते हैं और पांचवें व्यंजन यानी पंचम वर्ण को भी शामिल नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। दूसरे नंबर पे जो आता है 2 नंबर पे, वो आता है संघर्षी। कौन सा? संघर्षी। संघर्षी व्यंजन होते हैं 4। कौन से? 4। जैसे श, 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 ह। ये जो 4 आपको 3 तो श और 1 ह जो दिख रहे हैं, इसको कहते हैं संघर्षी। यानी इनका जब भी उच्चारण करोगे तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हमें संघर्ष, कोई फाइट थोड़ी ना करनी है, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है, पर हमारे मुख विवर के जो अवयव होते हैं उनको संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए इनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। फिर तीसरे नंबर पे आता है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। कौन सा? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, जिसकी संख्या होती है 4। अब हम ऊपर यहां के किस चीज को छोड़ के आए थे? च वर्ग को छोड़ के आए थे ना, तो च वर्ग को हम स्पर्शी संघर्षी में ले लेंगे। जैसे च, छ, जय और झे। ध्यान रखना पांचवा व्यंजन इसमें नहीं आएगा, विशेष तौर पे ध्यान देना। तो ये कौन सा हो जाएगा? स्पर्शी संघर्षी। स्पर्शी संघर्षी कितने? 4। कौन से? च वर्ग। च वर्ग के प्रथम 4 व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्शी संघर्षी होते हैं। बात करें नासिकीय, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है भाई, नासिकीय का मतलब होता है नाक। नाक से उच्चारण होने वाली ध्वनियां 5 ही होती है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण ले लो। जैसे क का क ख ग घ ड़, च का च छ ज ण, च छ ज झ ञ, और फिर लेते हैं अपन किसका? ट का, तो ट ठ ड ढ अण, त थ द द न, फ फ ब ब म। यहां देखते कौन कौन से होते हैं। जैसे एक हो जाएगा अण, ज्ञ, ण, न और म। ये जो 5 है ये क्या है? ये नासिकीय व्यंजन है, सबको पता है, कोई नहीं पूछता है। फिर अगली बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ये बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है।
इसका शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से विशेष को शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी विशेष तौर पे ध्यान देना। इस उच्चारण क्या होता? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या? वापस बोलना मेरे साथ में एक बार, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। ध्यान रखना, त आधा आता है, छोटी ई की मात्रा आता है। उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं जिसको, जिसकी संख्या कितनी होती है? 2। कितनी? 2। कौन कौन सी? उत्क्षिप्त का मतलब होता है, इसको ध्यान रखना, यहां कहीं कहीं आपको ताड़न जात भी मिलेगा। कौन सा? ताड़न जात। ताड़न जात भी इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो इसकी संख्या 2 होती है। एक होती है अड, अढ, अड, अढ। ये जो 2 है, ये जो इसके ऊपर इस साइड में बिंदी लगती है, ये जो बिंदी लगी है, ये होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है। उत्क्षिप्त के बाद में हमारे सामने तीसरा आता है प्रकंपित व्यंजन। कौन सा? प्रकंपित व्यंजन को जब भी हम देखते हैं तो ये होता है 1। और कौन सा? ल। ल को प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। विशेष तौर पे ध्यान देना, यहाँ प्रकंपित व्यंजन होते हैं। सवाल पूछेंगे, कई बार पूछे जाते, प्रीवियस के एग्जाम के सवाल उठा करके देख लेना। ये जो उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है, पार्श्विक है और संघर्षहीन है, ये जो 4 है, इनसे तो 101% सवाल पूछे ही जाते हैं अपने से। तो प्रकंपित व्यंजन होता है 1। कौन सा? ल। फिर बात करें पार्श्विक की, तो पार्श्विक होता है, गलती हो गई, यहाँ थोड़ा बोल दिया गलत, विशेष तौर पे ध्यान रखना। जो प्रकंपित व्यंजन होता है वो ल न होकर के र होता है। क्या होता है? गलती हो गई, गलती से बोल दिया था। प्रकंपित होता है र, रथ वाला। विशेष तौर पे ध्यान देना, प्रकंपित मतलब र जो र का उच्चारण होता है उसको प्रकंपित कहते हैं। पार्श्विक जो होते हैं उसको ल कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन का जो कौन कौन से होते हैं तो वो होता है ल। और फिर लास्ट में आता है संघर्षहीन, यानी कि जिसका कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है, वो होते हैं 2। इधर ऊपर लिख रहा हूं, एक होता है य और एक होता है व। ये जो 2 है ये संघर्षहीन होते हैं। विशेष तौर पे ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान देना। प्रकंपित का मतलब ध्यान रखना, प्रकंपित व्यंजन होता है र। वापस बता रहा हूं, र। और जो पार्श्विक होता है वो होता है ल। और लास्ट होता है, ये होता है य। जो संघर्षहीन, ये होता है य और व। अपने को ऊपर वाले चाहे भले याद हो या ना हो, फिर भी कोशिश करनी है, याद करने ही है। परंतु अंतिम जो 5 है, कौन से? उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है, पार्श्विक है और संघर्षहीन है, इनको तो रट्टा मार लेना, घोल के पी जाना, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। क्या हुआ? अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है सौरभ, आगे कुछ कार्य की वजह से अपन आगे इस क्लास को लंबा नहीं कर पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन मिलते हैं।